नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य प्रशासन के अंतिम दौर से। मौर्य प्रशासन के बारे में इससे पहली वाली क्लास में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, जहां पे हमने मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी हैं, प्रशासन की कौन सी इकाइयाँ हैं, कौन कौन से राज्य हैं, प्रांत हैं, राजधानियाँ हैं, वो सारा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं उससे आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो शुरू करते हैं मौर्य प्रशासन का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमें बात करनी है मेगास्थनीज के द्वारा बताई गई नगर प्रशासन की व्यवस्था के बारे में। देखिए, नगर प्रशासन की व्यवस्था को जहां हम देखें तो वहां मेगास्थनीज ये कहते हैं कि 5-5 लोगों की 6 समितियां नगर प्रशासन को देखती थी। देखिए क्या कहा है मेगास्थनीज ने, इन्होंने अपनी इंडिका में लिखा है कि 5-5 लोगों की 6 समितियां, अर्थात कुल कितने लोग हो गए, 30 लोगों के द्वारा ये नगर प्रशासन चलाया जाता था। 30 लोगों के द्वारा ये नगर प्रशासन चलाया जाता है और 5-5 लोगों की समितियां बनाई गई 6। अब ये 5-5 लोगों की ही क्यों बनाई गई? क्योंकि किसी भी तरह का मतभेद होने की स्थिति में 3-2 से आप फैसला कर सके। अगर आप इसमें सम संख्या रखेंगे तो विवाद की स्थिति रहेगी। 5 हैं तो 3-2 से आप फैसला करेंगे, किसी भी विषय पर आप एक मत होने की स्थिति में आ जाएंगे, अर्थात एक मत को निर्धारित करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो 6 समितियां बताई गई नगर प्रशासन की, उनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और आजकल तो क्रम भी पूछ लेता है किस क्रम में इनका जिक्र किया गया है। तो उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है शिल्प कला समिति, दूसरी है विदेश समिति, तीसरी जनसंख्या समिति, डिस्कस करेंगे सारी बातचीत पर, चौथी है व्यापार वाणिज्य समिति, पांचवी है उद्योग व वस्तु निरीक्षक या वस्तु निरीक्षण की समिति, और छठी और अंतिम जो है वो है कर निरीक्षण समिति। तो इन 6 समितियों की बात की गई है। इसमें क्या क्या चीज़ डिस्कशन लायक है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली जो है ये शिल्प कला समिति है और इसके अंतर्गत जो प्रमुख शिल्प रहे मौर्य काल में, उनके संबंध में जो भी मजदूर वर्ग है उस मजदूर वर्ग की स्थिति के बारे में डिस्कशन मिलता है। उससे संबंधित ये समिति है कि मजदूरों को कितने आवर्स काम करना चाहिए, उनको उनका मेहनताना मिलता है या नहीं, उनके श्रम के बदले उनका पारिश्रमिक पर्याप्त है या नहीं है। इस तरह के डिस्कशंस करने के लिए जो समिति बनाई जाएगी, निर्णय लेने के लिए जो समिति बनाई जाएगी, वो शिल्प कला समिति के नाम से जानी जा रही है। दूसरी विदेश समिति, ये बड़ा अजीब सा लगता है। आपको बता दें यहाँ पर कि इस समय बहुत सारे विदेशियों का भारत में अस्तित्व दिखाई देता है और इन विदेशियों की सुख सुविधाओं, उनकी स्थिति के बारे में बहुत सारा विश्लेषण हो, अर्थात उनको किसी तरह की परेशानी भारत में नहीं हो, नगर में नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनाई गई जिसे विदेश समिति के नाम से जाना जाता है। तीसरी जनसंख्या की समिति, या यूं कहिए जनगणना समिति तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जनगणना समिति। तो जनगणना समिति का मतलब क्या है कि जनसंख्या की जो भी संख्यात्मक आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करना, उनकी व्यवस्थाओं को देखना, इस संबंध में एक समिति बनाई गई। और आपको ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, प्राचीन भारत में सबसे पहले जनगणना की स्थिति कहाँ स्वीकार की जाती है, किस प्रशासन में? तो मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में सबसे पहले जनगणना का जिक्र हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तीसरी समिति है। इसके बाद चौथी समिति के रूप में व्यापार वाणिज्य, अर्थात व्यापार और वाणिज्य की जितनी भी स्थितियां हैं उनके लिए अनुकूल माहौल पैदा करना, उनके विभिन्न निर्णयों को प्रतिपादित करना, ये सब जो है व्यापार वाणिज्य समिति पर निर्भर करेगा। पांचवा जो है उद्योग और वस्तु निरीक्षण समिति, अर्थात जो भी वस्तुएं बन रही हैं
उनकी कालाबाजारी ना हो, उसका भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए जो एक समिति बनाई गई उसका नाम उद्योग व वस्तु निरीक्षण समिति है। इसे उद्योग समिति भी कह देते हैं, कहीं पर इसे वस्तु निरीक्षण समिति भी कह देते हैं, तो दोनों एक साथ लिख दिया है हमने। तो ध्यान रखना है, भ्रष्टाचार कालाबाजारी को रोकने के लिए समिति का निर्माण किया गया। और लास्ट है कर निरीक्षण समिति। और कर निरीक्षण समिति का मतलब क्या है कि किसी तरह से जो चूंगी कर बिक्री कर है उसमें चोरी की स्थिति ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए एक निरीक्षण समिति बनाई गई जिसे कर निरीक्षण समिति के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर मेगास्थनीज ने 5-5 लोगों की 6 समितियों का जिक्र किया और प्रश्न हर तरह से पूछा गया है। कितनी समितियां होती थी नगर प्रशासन की मेगास्थनीज के अनुसार, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, या कुल कितने सदस्यों के द्वारा नगर प्रशासन संचालित किया जाता था, तो 30 लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मौर्य प्रशासन के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण विषय की, और वो है न्यायालय। मौर्य प्रशासन में 2 तरह के न्यायालयों के बारे में मुख्य रूप से बात की जाती है, और ये न्यायालय कौन कौन से हैं एक बार देख लें हम। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन 2 तरह के न्यायालय होते थे। और जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं न्याय व्यवस्था के बारे में, जहां हमने बात की थी प्रदेष्टा की और हमने बात की थी व्यावहारिक की, तो यहाँ पर उस जिक्र को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, धन संबंधी जो मामले होते थे उनके न्यायालय धर्मस्थीय कहलाते थे। धन संबंधी मामले, दीवानी मामले, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीवानी मामले। आपको धय से धय याद रखना है। धन संबंधी मामलों के जो न्यायालय थे वो धर्मस्थीय कहलाते थे। और इससे पहली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि उनका जो न्यायाधीश होता था वो व्यावहारिक कहलाता था। ठीक है, जिसका व्यवहार खराब है तो हम कहाँ लेकर जा रहे थे उसे, व्यावहारिक के पास। तो बिल्कुल कनेक्ट कर लीजिए कि धन संबंधी मामलों का न्यायालय धर्मस्थीय कहलाता था और उसका न्यायाधीश व्यावहारिक कहलाता था। इसी तरह से यदि हम देखें तो बहुत कटीले मामले, यहाँ से आपको कैच करना है, बहुत कटीले मामले अर्थात फौजदारी मामले जो हैं, हत्या तक के मामले जो हैं, उनसे संबंधित जो न्यायालय था उसका नाम कंटक शोधन था। और उससे संबंधित जो न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको यहीं पर कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरह के न्यायालय मौर्य काल में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बातचीत करते हैं कि इनकी जो गुप्तचर व्यवस्था है वो बहुत अच्छी थी। और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, जहां हमने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में जिक्र किया था। तो हमने आपको बताया था कि गुप्तचर व्यवस्था बड़ी सुडौल है और दंड व्यवस्था बहुत कठोर है। तो इन दोनों की वजह से ही मौर्य साम्राज्य अपनी प्रोग्रेस पर था और इतना बड़ा साम्राज्य संभाला जा सका। तो आपको बताएं, गुप्तचर व्यवस्था में सबसे पहले जो टर्म है, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष, गूढ़ बातों को रखने वाले गूढ़ पुरुष कहलाते थे। और गुप्तचरों का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे महामात्य अपसर्प के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। महामात्य अपसर्प कौन होता था? ये गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रधान अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था। और गुप्तचर 2 प्रकार के हुआ करते थे। 2 प्रकार के गुप्तचरों का जिक्र मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है संस्था और एक है संचारा। काफ़ी लोग मिक्स करते हैं, कई बार केवल एक शब्द लिख के छोड़ देता है यूपीएससी में। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। संचारा क्या है? तो संचारा संस्था। तो आपको ध्यान रखना है, संस्था और संचारा गुप्तचर 2 तरह के गुप्तचर हैं मौर्य काल में, और जो एक ही स्थान पर रहकर सूचनाएं संग्रहित करते थे। संस्था, सम माने अच्छी तरह से, स्था माने स्थापित होकर, अच्छी तरह से एक स्थान पर स्थापित होकर जो सूचनाएं संग्रह करते थे वो तो कहलाते थे संस्था। और जो संचरण करते हुए, विचरण करते हुए, घूमते हुए सूचनाएं इकट्ठा करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे संचारा। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट कर लें। संस्था एक ही स्थान पर रुककर सूचना इकट्ठा करने वाले गुप्तचर, संचारा विचरण करते हुए, घूमते हुए सूचनाएं इकट्ठा करने वाले गुप्तचर। और अब जब हम डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर इनके कुछ प्रकारों का जिक्र भी किया जाता है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। कापाटिक,
वैदेहक उपास्थित इसके अलावा कापाटिक, वैदेहक, उपास्थिक और उदास्थित, मैं इसको करेक्ट कर लूँ, कापाटिक, वैदेहक, उदास्थित और उसके अलावा गृहपतिक और तापस, गृहपतिक और तापस। देखिए क्या है ये, तो कहीं डेप्थ में पूछ सकता है नेट जैसे एग्जाम में। कापाटिक जो थे वो मूल रूप से विद्यार्थी थे। ये विद्यार्थी के वेश में गुप्तचर जाएगा और वो किसी स्थान पर रुकेगा और सूचनाएं इकट्ठी करेगा, तो वो क्या है, वो कापाटिक है। वैदेहक क्या है, ये गरीब व्यापारी है जो कहीं जाकर रुकेगा एक स्थान पर और वहाँ से किसी गांव से, किसी नगर से सूचनाएं संग्रह करके भेजेगा। गृहपतिक क्या है, तो आपको बता दें, गृहपतिक गरीब किसान है। गृहपतिक क्या है, तो गरीब किसान है, ये भी सूचनाएं इकट्ठी करेगा किसी माध्यम से। और उदास्थित क्या है, ये सन्यासी है। और तापस क्या है, ये भी वही जटाएं धारण करने वाले सन्यासी है, या तो जटाएं धारण करने वाले जो यह सिर मुंडवा के रखते थे उस तरह के सन्यासी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तापस। तो ये सभी जो है वो गुप्तचरों का प्रकार है। और मैंने आपको बताया था गुप्तचर व्यवस्था इतनी सुडौल है कि ये मर जाएंगे परंतु कभी भी अपना भेद दूसरे को नहीं बताएंगे, और यही मूल आधार है जिससे मौर्य साम्राज्य इतने मजबूत स्थिति में रहा। तो कापाटिक कौन है, ये विद्यार्थी हैं। वैदेहक गरीब व्यापारी हैं। उदास्थित जो है सन्यासी हैं। गृहपतिक गरीब किसान हैं। और तापस जटाएं और सिर मुंडवा कर रहने वाले एक सन्यासियों का ही प्रकार हम स्वीकार कर सकते हैं, तापस के नाम से भी हमें पता लग जाएगा। तो ये सारे के सारे संस्था के अंतर्गत आएंगे, अर्थात ऐसे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहकर सूचनाएं इकट्ठा करते थे वो ये सारे थे। दूसरा भाग देख लेते हैं इसका, जिसे हम कहते हैं संचारा। संचारा का मतलब क्या है, एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए सूचना इकट्ठा करने वाले गुप्तचर। और इनके प्रकारों पर एक बार बात कर लेते हैं। तो इनके प्रकारों में सत्री है, सरद हैं, तीक्ष्ण हैं, सत्री हैं, सरद हैं, तीक्ष्ण हैं और परिव्राजिका। परिव्राजिका एक बार इनका भी डिस्कशन देख लें हम, कौन है ये। तो सत्री तो वो होते थे जो तांत्रिक विद्या या इंद्रजाल में, या यूं कहिए कि सम्मोहन की स्थिति को जानने वाले विशेषज्ञ होते थे, अर्थात लोगों को मोहित करके और अपनी सूचनाएं निकाल लेना, ये सत्री होते थे। ठीक है। और ये एक स्थान पर रुकते नहीं थे, लगातार भ्रमण करते हुए इनको लोग पसंद किया करते थे कि ये सम्मोहन कर लेते हैं, और वो सम्मोहन के अंदर ही राजा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को या अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर लिया करते थे। सरद कौन होते थे आपको बताएं, ये ऐसे थे जिन्हें स्नेह नहीं था। किससे स्नेह नहीं था? अपने परिवार से भी स्नेह नहीं था। ये परिवार से संबंधित भी होते थे, अपने स्नेहियों से संबंधित भी होते थे, अर्थात बंधु बांधवों से संबंधित जरूर होते थे, परंतु ये किसी के प्रति स्नेह की स्थिति नहीं रखते थे। अर्थात ये सच बोलते राजा के सामने, और हो सकता है कि अपने परम मित्र को भी ये मरवा दे, अर्थात उनका किसी से कोई लगाव नहीं है, अस्नेह से युक्त है। आपको ध्यान रखना है कि अस्नेह से युक्त हैं ये सरद, अर्थात इनको किसी से कोई लगाव नहीं है। और लगाव नहीं होने की स्थिति का मतलब है ये पूर्णतः विशुद्ध ऐसे गुप्तचर हैं जिन पर राजा अपना ट्रस्ट कर सकता है। इसी के अलावा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण वो थे जो मरने से नहीं डरते हैं, मरने से नहीं डरते हैं, अर्थात बिल्कुल तीक्ष्ण विचारधारा है कि वो मरकर भी मरते दम तक भी सूचनाएं कलेक्ट करेंगे, और टफ कंडीशंस में जाके भी, जहां पर लगता है कि मौत का साया है, फिर भी वो सूचनाएं इकट्ठी करके ले आएंगे। इस तरह के गुप्तचर तीक्ष्ण कहलाते थे। और आपको बता दें परिव्राजिका शब्द जैसा कि आपको दिखता है स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण ये है कि ये भिक्षुणियाँ होती थी, और ये भिक्षुणियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर
साधु वेश में, भिक्षुणी वेश में जब वो जाया करती थी तो बहुत सारी सूचनाएं कलेक्ट कर लिया करती थी। तो इस तरह से आपको ये डिवीज़न भी अब याद रखने होंगे। पहले इस तरह के प्रश्न नहीं आते थे, अब थोड़ा लेवल अपर हो गया तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो संस्था और संचारा के भेद आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं मेगास्थनीज के द्वारा जो सैन्य स्थिति बताई गई है, सैन्य प्रशासन बताया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेगास्थनीज अपने उसी फॉर्मेट को लेकर चले हैं और ये कहते हैं कि जो सैन्य संगठन है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत बड़ी सेना है, प्लूटार्क कहते हैं 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया। फिर हमने प्लूटार्क के बाद जस्टिन को सुना, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कौन थे, चोर डाकू थे, तो वो भी हमने पढ़ा। और स्मिथ कहते हैं इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो सेना कितने अंगों में है, सेना के लिए समितियां बनाई गई है। आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज उसी फॉर्मेट में बात करते हैं कि जो सैन्य प्रशासन है वो भी इस तरह का था कि 5-5 लोगों की 6 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, 5-5 लोगों की 6 समितियों का जिक्र सैन्य प्रशासन में भी किसने किया है, मेगास्थनीज ने, नगर प्रशासन में भी और सैन्य प्रशासन में भी। और कौन कौन सी 6 समितियां हैं तो आपको बता दें, ये 6 समितियां, पहली जो है वो जल सेना से संबंधित है, दूसरी रसद से संबंधित है, तीसरी पैदल सेना से संबंधित है, चौथी अश्व सेना से संबंधित, पांचवी गज सेना से संबंधित और छठी जो है वो रथ सेना से संबंधित। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर प्रकार भी देखने को मिल गए होंगे। भाई रसद की आपूर्ति, भोजन आदि की आपूर्ति को हटा दीजिए तो बाकी 5 प्रकार की सेना के स्वरूप को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से सैन्य प्रशासन का जिक्र भी मेगास्थनीज के द्वारा विस्तृत रूप में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ जानकारियाँ और इकट्ठा करते हैं और वो जानकारियाँ होंगी मौर्य काल के समाज से संबंधित। तो मौर्य काल का जो समाज है उसमें से कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, समाज में मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें हम देख सकते हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि समाज में वर्ग कितने हैं। तो मौर्य काल में समाज के वर्ग के बारे में हमें जानकारी दी है मेगास्थनीज ने ही। और मेगास्थनीज ये कहते हैं कि समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्ग बताए गए मेगास्थनीज के द्वारा? 7 वर्ग। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। दार्शनिक हैं, यहाँ पर शिल्पी हैं, निरीक्षक हैं, निरीक्षक, किसान हैं, सैनिक हैं, अमात्य हैं, अमात्य या जिसे हम सभासद कह सकते हैं, और लास्ट में है ग्वाले, जिन्हें हम आभीर कह सकते हैं, जिन्हें हम अहीर कह सकते हैं। तो समाज के इन 7 वर्गों के बारे में मेगास्थनीज ने हमको बताया। ठीक, अब पहले तो ये कि हम इन 7 का नाम याद कर लें। तो आपको दार्शनिक शब्द को पकड़ के चलना है। दा से दार्शनिक, श से शिल्पी, नी से निरीक्षक और कै से किसान। 4 तो यहीं से आ जाएंगे आपके। दार्शनिक से आपको स्टार्ट करना है। दा से दार्शनिक, श से शिल्पी, नी से निरीक्षक और कै से किसान। उसके अलावा आप सप्तांग में चले जाइए और कौटिल्य के सप्तांग में आपने बल के बारे में बात की थी कि सेना है, सैनिक है यहाँ पर। वहाँ पर अमात्य का जिक्र भी किया गया था। और यहाँ 7वें वर्ग को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये कौन है? आभीर, अहीर और ग्वाले। आभीर, अहीर, जिन्हें यादव कहते हैं आज की तारीख में, इस वर्ग को यहाँ पर अहीर शब्द से अभिहित किया गया है, जो गोपालन का कार्य किया करते थे। तो आपको ये 7 वर्ग याद रखने हैं। इसमें से दार्शनिक हम समझ ही रहे हैं। शिल्पी जो है वो विभिन्न शिल्पों से संबंधित, चाहे वो हाथी दांत का निर्माण कार्य हो या मटके बनाने का काम हो, स्वर्ण का काम हो। निरीक्षक कौन है? ये गुप्तचर हैं। आप लोगों को किसी तरह का संशय नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। ये निरीक्षक कौन है? ये गुप्तचर है। किसान हम लोग जानते ही हैं, थे ही, सैनिक थे ही, क्योंकि राजतंत्र है, मंत्रियों के बिना राजा का काम चल नहीं रहा है। और लास्ट में हमने कहा आभीर, अहीर और ग्वाले। तो इस 7 वर्गों की बात की है किसने? मेगास्थनीज ने। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा बात करें दास प्रथा पर, थोड़ी सी बात की जाए तो दास प्रथा के बारे में मेगास्थनीज का जो मत है
ये कौटिल्य से अलग है, चाणक्य से अलग है। और अलग क्या है वो देखिए। कंट्रोवर्सी ये है कि मेगास्थनीज ये कहते हैं कि भारत में दास प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। मौर्य काल में भारत में दास प्रथा अस्तित्व में नहीं थी, जबकि कौटिल्य ये कहते हैं कि 9 प्रकार के दास थे। ये एग्जाम में पूछा गया है, कितने प्रकार के दास बताए हैं कौटिल्य ने या चाणक्य ने, तो 9 प्रकार के दास बताए। तो दोनों में बड़ा कंट्रोवर्सी है, मिक्सअप है। यहाँ हो सकता है मेगास्थनीज का जो कहने का अभिप्राय है वो थोड़ा सा डिफर हो, क्योंकि अगर हम पश्चिमी देशों में दास प्रथा का जो स्वरूप देखते हैं, जहाँ हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके बातचीत करेंगे कि किस तरह की मेनर व्यवस्था हुआ करती थी, मेनर व्यवस्था के अंतर्गत सामंतवाद की स्थितियाँ थी और वहाँ पर लोगों को इस बाउंड्री के अंदर ही रखा जाता था। दासों को पूरा जीवन वहीं काट देते थे, उस बाउंड्री से बाहर ही नहीं निकलते थे। उनकी संतानें, कई जनरेशन्स जो थी वो इस खेत में खेती करते हुए उसी बाड़े में रहा करते थे और उन्हें किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार प्राय नहीं थे। तो इतनी सूक्ष्म या यूँ कहिए कि बहुत जटिल दास व्यवस्था जब पश्चिम में थी, तो उसकी तुलना में हम लोग जब और जाके वहाँ पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में, रोमन साम्राज्य के अंदर दासों की बहुत बुरी स्थिति है। उनको आक्रामक पशुओं से लड़वाया जाता था, तो बड़ा ऐसा दासों का दमन था। उस दमन को यदि आप मेगास्थनीज देख रहे हैं तो उनको लगता है भारत की दास प्रथा है ही नहीं, क्योंकि भारत की दास प्रथा उसकी तुलना में बहुत उदार है। उदार का मतलब दासों के साथ उतना पाशविक व्यवहार नहीं किया जाता था, उनके साथ सॉफ्ट व्यवहार किया जाता था। और इसलिए मेगास्थनीज को लगा ही नहीं होगा कि ये दास प्रथा, ये माना जाता होगा ये तो सॉफ्टली कुछ व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए इनके साथ रहते हैं। तो उन्होंने दास प्रथा को यहाँ पर खारिज किया है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। पर कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और इन 9 प्रकार के दासों में सबसे महत्वपूर्ण केवल एक आपको याद रखना है, ये राजस्थान में आरपीएससी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, अहितक। इसी का जिक्र सबसे ज़्यादा मिलता है। पूछा गया था कि अहितक क्या होता है, तो अहितक दासों का एक प्रकार है और ये अस्थायी दास थे। अस्थायी दास का मतलब ये है कि इनको आवश्यकता अनुसार दास बना लिया जाता था या ये अपनी आवश्यकता अनुसार दास बन जाया करते थे। तो अस्थायी दासों को किस नाम से जाना जाता था, अहितक। और ये दासों का एक प्रकार स्वीकार किया जाता है और 9 प्रकार के दासों की बात चाणक्य ने की है, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं दास प्रथा अस्तित्व में निश्चित रूप से थी, ये हम स्वीकार कर लेंगे। इसी के साथ स्त्री दशा की बात और कर लेते हैं। और स्त्री दशा की जब बात करें तो यहाँ कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तो यहाँ पर सती प्रथा के उल्लेख को स्वीकार किया जाता है कि सती प्रथा अस्तित्व में थी। सती प्रथा अस्तित्व में थी, ये बात हम महाभारत काल से ही मानते हैं। महाभारत की जो घटना है, जब पांडु के बाद माद्री ने अपने आप को समर्पित कर दिया, सती हो गई, तो वहीं से सती प्रथा का जिक्र तो निश्चित रूप से मिलता है। हालांकि इसका कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ प्राप्त नहीं है। अभिलेखीय साक्ष्य की बात यदि की जाएगी तो ये विश्लेषण में आपको जाना है कि अभिलेखीय साक्ष्य में मौर्य काल से प्राप्त नहीं है। वो हम लोग जब गुप्त काल पढ़ते हैं तो वहाँ भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पहली बार हम सती प्रथा के अभिलेखीय साक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है, फिर भी सती प्रथा अस्तित्व में मानी गई है। इसके अलावा बात करें तो विधवा विवाह एक जिक्र होता है। विधवा विवाह के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि विधवा विवाह अनुमत था या नहीं था। तो आपको बता दें, मौर्य काल में विधवा विवाह अनुमति प्राप्त था और अनुमति प्राप्त था, ये ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। और इन विधवा को पुनर्विवाह करने पर पुनर्भू कहा जाता था। विधवा को पुनर्विवाह करने पर पुनर्भू कहा जाता था। और कुछ विधवाएं ऐसी होती थी जो पुनर्विवाह नहीं करती थी, उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। ये दोनों ही टर्म आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पुनर्भू फिर से होना, पुनर्भू का मतलब फिर से होना, अर्थात एक पत्नी के रूप में फिर से होना, तो पुनर्भू कहलाता था। और अगर विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, स्वच्छंद है। और स्वच्छंद का मतलब क्या है, छंदवासिनी है। तो इस तरह से आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे और छंदवासिनी को भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये समाज की स्थिति के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो थे वो आपके साथ हमने शेयर कर लिए। और
इस क्लास में हमने प्रशासन को देख लिया, प्रशासन के बाद हमने समाज की दशा देख ली, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी बातचीत हमारी बाकी है अभी। हमें स्थापत्य की कुछ बातचीत करनी है, आर्थिक स्थिति की बात करनी है, और इस तरह की कुछ बातचीत के साथ हम फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।